बच्चों, हमारा लेक्चर 131 स्टार्ट हो रहा है और हम कर रहे हैं चैप्टर 4 एयर, जो कि ज्योग्राफी में है। सो ये एयर एक बहुत ही इजी चैप्टर है ज्योग्राफी का, और ये है आपका पेज नंबर 20, आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी में 20 पेज पे है। ठीक है। सो एयर तो आपको पता ही है। ठीक है। एयर क्या है? एक ब्लैंकेट है, हमारे आजू बाजू एक ब्लैंकेट है गैसेस का, एक बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस है हमारे आजू बाजू, वो एयर कंप्राइज करती है। ठीक है। सो पहले तो अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है, और एटमॉस्फेयर क्या है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ठीक है। सो हम सब एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। वो ये हमें एयर देती है जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। हमको एटमॉस्फेयर सन रेज से बचाती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग सीधा, हमें सूर्य की किरण है वो सीधा भस्म कर देती, जला देती, या तो हम रात को बिल्कुल ठंड से ठिठुर के मर जाते। सो ये एयर ही है जिसकी वजह से हम अर्थ पे रह पाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है? एटमॉस्फेयर की वजह से ही बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, या वो हार्मफुल रेडिएशन है उससे हम बचते हैं। ठीक है। सो ये जो एयर है बहुत सारी गैसेस का बना हुआ है। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। और इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन आर फाउंड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। इसके अलावा छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जब हम सांस लेते हैं सो हम नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं और वी टेक सम अमाउंट ऑफ एंड एक्सेल इट, फिर हम उसको निकाल भी देते हैं। पर प्लांट्स को ये नाइट्रोजन बहुत चाहिए होता है। ठीक है। हमारे लिए नाइट्रोजन इतना ज़रूरी नहीं है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को अगर जिंदा रहना है तो नाइट्रोजन चाहिए। पर नाइट्रोजन प्लांट्स सीधे नहीं लेते हैं, वो किसकी मदद से लेते हैं? बैक्टीरिया की मदद से। बैक्टीरिया कहाँ रहती है? सॉइल में, रूट में। ठीक है। सो वो हवा से नाइट्रोजन लेती है और उसे बदल के यूज़ करती है। जो दूसरी गैस एयर में बहुत अवेलेबल है वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन अवेलेबल है। हम सारे इंसान, सारे जानवर ऑक्सीजन लेते हैं एयर से जैसे ही सांस लेते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। इस तरह से ऑक्सीजन का जो स्तर है वो बना रहता है। अगर हम ट्रीज को कट करें तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा बैलेंस। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक और इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। सो जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ह्यूमंस और एनिमल्स, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स seem to be equal to the amount used by plants which make a perfect balance। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो रिलीज हो रही है और प्लांट्स जो ले रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे अर्थ में इम्बैलेंस होगा। पर इम्बैलेंस हो रहा है क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा पेट्रोल, डीजल ये सब इतना ज़्यादा जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं। सो उसकी वजह से, मतलब उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ ही रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है। सो इसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। ठीक है। अभी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। 5 लेयर में डिवाइडेड है हमारा एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर, फिफ्थ एक्सोस्फेयर। 5 स्फेयर्स में डिवाइडेड है। 5 स्फेयर कौन सा? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर 5 में डिवाइडेड है। ठीक है। सो ट्रोपोस्फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का। ठीक है। सो ट्रोपोस्फेयर जो है, फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर,
ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी हाइट कितनी है? इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ठीक है, सो इस तरह से ट्रोपोस्फियर, देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर कहाँ आया? सो ट्रोपोस्फियर आपका ये रहा आपका ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के लेयर हैं, ये ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, सो ये ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, सो ट्रोपोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसकी हाइट 13 किलोमीटर तक रहती है। जो हम हवा सांस लेते हैं वो सांस हमें इस ट्रोपोस्फियर की वजह से मिलती है। और रेनफॉल, फॉग, हेलस्टोन सब इसी में ही होता है। रेन और ये जो भी होता है सब यही होता है, बर्फ गिरना। ठीक है, सो रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। ठीक है, सेकेंड नंबर है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है और इसकी हाइट कितनी है? इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्लाउड्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है? यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन्स उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? इसके पास एक लेयर होता है ओजोन गैस का। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, और ओजोन गैस पता है क्या करती है? ओजोन गैस हमको जो यूवी रेज होती है, सन की जो खतरनाक रेज होती है, उनसे बचाती हैं। सो ये है हमारा सेकेंड नंबर स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद क्या आता है? मीजो वर्ड का ही मतलब होता है मिडल। सो मीजोस्फेयर थर्ड नंबर है। मीजोस्फेयर क्या होता है? थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का और वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है। कितनी हाइट है इसकी? सो इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, सो मीटेराइट्स बर्न अप इन द लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस। तो जैसे ही मीटेराइट्स स्पेस से आते हैं सो ये यहाँ पे एकदम आके जल जाते हैं। ठीक है, कहाँ? मीजोस्फेयर में। मीटेराइट्स आपको कहाँ मीटेराइट्स बर्न होते दिखते हैं? मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर, मीटेराइट्स। इसके बाद फोर्थ नंबर है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर ठीक है, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हाइट बढ़ जाती है। सो इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली, गर्मी बढ़ती जाती है। और आयोनोस्फेयर इसी का ही पार्ट है। ठीक है, सो इसकी इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। ठीक है, सो इस लेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। सो रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं वो कई बार अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर एक्सोस्फेयर, ठीक है, सो ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का और इसे एक्सोस्फेयर कहा जाता है। एकदम पतला सा लेयर है और इसमें लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन तैरती हैं। ठीक है, सो तैरती हुई दिखती हैं एक्सोस्फेयर में। ठीक है, तो ये हुए हमारे सारे स्फेयर्स। कौन कौन से हैं फिर से देख लें। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा? ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, सो अभी देखो वेदर और क्लाइमेट। अच्छा, वेदर और क्लाइमेट तो आपको पता ही होगा, ये आपने साइंस में भी पढ़ा है। वेदर क्या होता है? वेदर डे टू डे इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि घंटे घंटे या दिन दिन को क्या हो रहा है वो वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट। लंबे समय का जब आप करते हो हिसाब किताब वेदर का, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी आप साइंस में पढ़ के आए हो। सो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, गर्मी कितनी है, कोल्डनेस ठंड कितनी है, गर्म कितनी है एयर में, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, सो जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो चेंज होता है, खाली डे और नाइट चेंज नहीं होता है, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर आप देखोगे ज़्यादा गर्म होती है विंटर से। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. तो
टेम्परेचर को कौन इफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर तो आपको पता है डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, पर इसको इफेक्ट कौन करता है, इंसोलेशन। सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन है जब सोलर एनर्जी अर्थ पे आती है, उसे हम इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे साइड में आपके 4.3 में दिया हुआ है, थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो बैरोमीटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गेज इंस्ट्रूमेंट है जो रेनफॉल कितनी पड़ी उसको मेजर करता है, विंड वेन, ये विंड वेन है। सो विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड, इससे विंड का डायरेक्शन पता लगता है, ठीक है। सो ये चारों, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, रेन गेज रेनफॉल कितनी पड़ी, और विंड वेन विंड का डायरेक्शन दिखाने के लिए, ये विंड का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। सो ये गर्मी जो सूर्य की गर्मी पड़ती है तो ये इंसोलेशन बोलते हैं, इंसोलेशन मतलब सूर्य की गर्मी। सो ये जो सूर्य की गर्मी पड़ती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, वो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो ना, वो गर्मी कम होती जाती है। आपको पता होगा ना, पोलर रीजन्स ठंडी होती है, तो क्यों, क्योंकि वहाँ इंसोलेशन कम होता है, ठीक है। सो देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो पोल्स पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इसीलिए पोल्स में एकदम ठंडी रहती है, ठीक है, इसलिए पोल्स में इतनी ठंडी रहती है। तो ये पोल्स पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी भी कम पड़ती है। सो इसलिए वहाँ पे कुछ क्रॉप्स उग भी नहीं पाते हैं, ठीक है। सो जबकि हम देखेंगे कि जो गर्मी होती है वो सिटीज़ में ज़्यादा होती है और विलेजेस में कम होती है। तो जो कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड asphalt gets heated up ड्यूरिंग द डे, इतनी गर्मी होती है कि रोड्स एकदम गर्म हो जाते हैं, और ये सारी गर्मी रात को बाहर निकलती है उन सड़कों से। हम रात को भी देखते हैं जैसे बफारा होता है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं भीड़ वाली, तो वो भी गर्म हवा अपने में भर लेती हैं और एकदम टेम्परेचर बढ़ा देती हैं सिटीज़ का। मतलब जो ओवर क्राउडेड सिटीज़ होती हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, मुंबई है, सो वह मुंबई में बोलते हैं कभी ठंड नहीं लगती है, क्यों, क्योंकि इतनी भीड़ वाली जगह है, तो सारा टेम्परेचर ही वो बढ़ा देती है, ठीक है। अच्छा, अब एयर प्रेशर क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि एयर प्रेशर कौन मेज़र करता है, तो एयर प्रेशर आपका जो है बैरोमीटर मेज़र करता है। तो एयर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप एक सरप्राइज होंगे आप ये जान के कि जो हमारे ऊपर जो एयर है वो हम पे फुल प्रेशर डालती है, ठीक है, पर हम उसको फील ही नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एयर है ना हर जगह से प्रेशर डालती है, और हर जगह से प्रेशर डालती है तो वो प्रेशर एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। अभी एयर प्रेशर को आप डिफाइन कैसे करोगे, सो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। मतलब वो प्रेशर जो एयर डालती है अर्थ पे जो वो प्रेशर जो एयर डालती है अर्थ पे, हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं प्रेशर गिरता जाता है। सो एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, ठीक है। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा सी लेवल पे होता है और हाइट से डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेज विथ हाइट। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. तो देखो हाई प्रेशर कब होता है, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, सो हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे लाइन, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। सो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल वे में बात करो, अगर हॉरिजॉन्टली अगर आप बात करो, तो जो एयर प्रेशर है उसको सीधा सीधा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर। मतलब गर्मी सर्दी ये सब मायने रखता है एयर प्रेशर के लिए। सो जहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई होता है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सो एयर बहुत गर्म हो जाती है और राइज होने लगती है, सो लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। सो जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, फिर से देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ
टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई होना मतलब गर्मी होना। सो जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है सो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होती है, ठीक है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होती है। अच्छा, लो प्रेशर एरिया मतलब क्लाउडी स्काई, वेट वेदर, ठंडा मतलब गीला गीला, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया, टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब गर्मी बढ़ती है तो हवा कहाँ चली जाती है, ऊपर बादलों में, ऊपर जाके बादल बनाती है और जो वातावरण है वो गीला हो जाता है। सो एरियाज जिनका लो टेम्परेचर होता है, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जिन एरियाज का लोअर टेम्परेचर होता है एयर कोल्ड होती है, ठीक है, एयर ठंडी हो जाती है, सो इसलिए हैवी हो जाती है, इट इज़ देयरफॉर हैवी। सो जो हैवी एयर है वो सिंक होने लगती है और हाई प्रेशर बनाने लगती है, ठीक है। जहाँ ठंड होती है वहाँ हाई प्रेशर एरिया होता है, हाई प्रेशर। गर्मी, टेम्परेचर हाई हो, गर्मी हो तो लो प्रेशर एरिया, और अगर ठंडी हो तो हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। सो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। तो हाई प्रेशर में आसमान बिल्कुल साफ होता है और सनी वातावरण होता है, ठीक है। सो हमेशा एयर कैसे मूव होती है ये भी बहुत ज़रूरी है चीज़। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, हमेशा हाई से लो प्रेशर में ही एयर जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखें विंड क्या होता है, विंड। सो विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। मतलब एयर जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है उसे हम विंड कहते हैं, ठीक है। सो विंड 3 तरह की होती है। विंड कितनी तरह की होती है? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट है परमानेंट विंड, सेकेंड है सीजनल विंड और तीसरी है लोकल विंड, ठीक है। सो विंड 3 तरह की होती हैं, परमानेंट, सीजनल और लोकल। परमानेंट विंड क्या होती है? द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, ठीक है। परमानेंट विंड क्या होती है? द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, ठीक है। ये कौन सी विंड्स है? ये कौन से विंड्स के नाम है? ये ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये कौन सी विंड्स है? ये विंड्स कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, मतलब पूरे साल ये विंड्स चलती ही रहती हैं और उन्हीं डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहती हैं परमानेंट विंड, मतलब पूरे साल चलती हैं। ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज, ठीक है। सो ये कॉन्स्टेंटली पूरा साल चलती रहती हैं। फिर सीजनल विंड क्या होता है? These winds change the direction in different seasons. ये जो विंड्स हैं अपना डायरेक्शन बदल देती हैं, जैसे कि मॉनसून, ठीक है। ये सीजनल विंड एक सीजन में ही फ्लो करती हैं, मतलब वो ये विंड्स अपना डायरेक्शन बदल देती हैं। These winds change their direction in different seasons. लोकल विंड्स क्या होती हैं? लोकल विंड्स, these blow only during a particular period of the day or a year in a small area. ये लोकल विंड्स कभी कभी चलती हैं। सीजनल खाली क्या होती हैं? सीजनल अपना हवा का रुख बदल देती हैं, ठीक है, सीजन्स के हिसाब से। दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग सीजन्स में अपना डायरेक्शन बदल देती हैं। मॉनसून इन इंडिया। लोकल विंड्स क्या होती हैं? लोकल विंड्स, ये विंड्स एक पर्टिकुलर पीरियड में फ्लो होती हैं, ठीक है। दिस फ्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन स्मॉल एरिया, जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। सबका एग्जाम्पल आप याद कर लो। परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? सो परमानेंट विंड्स कॉन्स्टेंटली चलती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में चलती हैं। लोकल विंड्स क्या होती हैं? सो लोकल विंड्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर ईयर में एक ही बारी चलती हैं, ठीक है। सो उन्हें लैंड ब्रीज या सी ब्रीज भी कहते हैं, ठीक है। सो द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू। लू क्या होता है? हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, ठीक है। गरम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की गरम हवा उसे लू कहते हैं, ठीक है। फिर से 3 तरह की विंड्स होती हैं, परमानेंट, सीजनल, लोकल। परमानेंट 12 महीने चलती हैं, सीजनल अपना डायरेक्शन बदल देती हैं सीजन्स के दौरान, जैसे कि मानसून विंड्स हुआ। और लोकल विंड्स क्या होती हैं? ये एक पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर साल में एक बारी चलती हैं और छोटी एरिया पे, सो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। और इन्हें में लोकल विंड्स में एक एग्जांपल लू है। लू आपको 12 महीने नहीं देखने, एक आध बारी कभी आपको गर्मी में देखने मिलेगी, ठीक है। सो लोकल विंड वो हुई। ये सारे जो नाम हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और फिर ये ऊपर है, ठीक है, ये सारे नाम आपको
आपके हायर स्टैंडर्ड्स में आपको समझने मिलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको आगे पढ़ने मिलेंगी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है मॉइस्चर। सो मॉइस्चर क्या होता है? सो मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है। सो जब वाटर इवापोरेट होता है लैंड से, जब पानी इवापोरेट होता है लैंड से, सो और अलग अलग बॉडी से, ठीक है, पानी भाप बन के हवा में उड़ता है, जमीन से भी उड़ता है, नदियों वगैरह से भी उड़ता है, तो वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर। सो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। मतलब ये नमी हवा में किसी भी समय, ये नमी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी क्या है? हवा में, वातावरण में नमी का होना, मॉइस्चर का होना, ठीक है। सो तो जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है, एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है वो वाटर वेपर को और पकड़ने लगती है, इस भाप को और पकड़ने लगती है, और वातावरण और भी ज़्यादा, एक कहते हैं ना, गर्मी पकड़ लेता है। सो ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट। तो ह्यूमिड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म, एक वेदर होता है ना, गर्म वेदर वैसा। सो होता गर्म है, हमें फुल गर्मी देता है, पर इस दिन क्या होता है, उल्टा कपड़े सूखने में टाइम लगता है, और हमारा जो शरीर में पसीना है, हम बफारा नहीं बोलते हैं, वो ह्यूमिड होता है। सो हमारा पसीना भी नहीं सूखता है, हमें अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वैसा हो जाता है। सो जब वाटर वेपर हवा में ऊपर उठता है तो कूल हो जाता है, और कूल होके फिर वो वाटर वेपर से जो है रेन बरसने लगती है, ठीक है। सो ये क्लाउड्स जो हैं, ऐसा समझ लो इन बूंदों का एक पूरा मास होता है, मतलब पूरे इकट्ठे होके बूंदें क्लाउड बनाती हैं। सो जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, सो वो प्रिसिपिटेशन होके नीचे आती है। प्रिसिपिटेशन मतलब रेन के फॉर्म में नीचे आती हैं। जो जेट प्लेन्स स्काई में फ्लाई करते हैं, आपने देखा हो जेट प्लेन्स उड़ते हैं, तो उनके पीछे वाइट कलर की एक, वो वाइट कलर का ट्रेल छोड़ के जाते हैं, वाइट पुछड़ी जैसा उनके पीछे छोड़ के जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो इंजन में से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब एक कंडेंस मतलब पानी, एक पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो मॉइस्चर, वो गीला मॉइस्चर हमें दिखता है हवा में, ठीक है, हम देखते हैं ना। सो उनके इंजन में से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारे धरती पे जो रेन है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में आती है क्लाउड से, और हमारा जो बहुत सारा पानी है जो हमको ग्राउंड वाटर मिलता है, रेन वाटर से ही मिलता है, और प्लांट्स हमें प्लांट्स जो हैं अपनी जड़ों में ये पानी पकड़ लेते हैं। जब हम पेड़ काटते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में से पेड़ काटते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में से जो पानी होता है, क्योंकि वो ट्रीज पकड़े हुए होते हैं, तो हम पेड़ काट देते हैं तो वो पानी एकदम नीचे बह आता है, और उसकी वजह से फ्लड हो जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। सो आप 3 तरह की रेनफॉल बोल सकते हो, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल है, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल, द साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। 3 तरह की रेनफॉल है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, ठीक है। सो 3 तरह की रेनफॉल होती है। ये देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे है, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल गर्म हवा की वजह से होने वाली रेनफॉल। ओरोग्राफिक पहाड़ी इलाकों पे जो होती है, और साइक्लोनिक जो ठंडे इलाकों में होती है, ठीक है। सो ये 3 तरह की रेनफॉल है। क्या है फिर से देखो टाइप्स, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। सो रेनफॉल बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, और इसी से ही फ्रेश वाटर आता है ज़मीन पे। अगर रेनफॉल कम होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, सो अगर ज़्यादा होगी तो फ्लड हो सकता है, ठीक है। सो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे रेन रुके, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग माई चैप्टर हेयर, दिस वॉज द होल चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। Just I have made you tick all the points. Just write them and WhatsApp me. चलें, thank you.